हेलो एवरीवन। आज हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे और कैसे इस पेपर के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से सिलेबस भी देख लीजिए और बुक लिस्ट भी देख लीजिए कि ये जो पहली हमारी बुक है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, ये जो यूनिट है ये एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो है यूनिट वो है थ्योरी ऑफ वेल्थ, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मतलब कि आपको सबसे पहले जो फोकस करना है इस पेपर के लिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए करना है। क्योंकि अगर पूरा आप सिलेबस देखिए ध्यान से तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। और अगर आपका माइक्रो और मैक्रो ये दोनों अगर प्रिपेयर हो जाता है तो बाकी के सारे पेपर्स में वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस हो, अगर आपका माइक्रो और मैक्रो का पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा तो बाकी के सारी यूनिट्स में आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। अब इसमें हम बात करें कि कैसे इस पेपर को प्रिपेयर करना है, तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं, देखिए बुक्स तो सभी को पता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। गूगल पे आप डाल दीजिए कि किस तरीके से आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपेयर करनी है या कौन सी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़नी है, तो हज़ारों सजेशंस आ जाते हैं। या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन कैसी है, क्या आप वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि ये पीजीटी का पेपर है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है हम सभी जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए इकोनॉमिक्स होना कंपलसरी है ना। तो आपकी खुद की प्रिपरेशन कैसी है? क्या आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको नॉलेज है, ठीक है, या आपको पीजी लेवल की नॉलेज है, केवल आपको रिवाइज करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सब लोगों ने पढ़ा है तो हम सबको पता है कि कौन सी बुक्स है। नॉर्मली एच.एल. आहूजा है, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर सिलेबस में कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अभी जो मैं यहाँ पर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, कि मान लीजिए कि किसी ने स्टार्ट नहीं किया हुआ है या किसी ने, हो सकता है किसी को जीरो से स्टार्ट करना हो, तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनका बिल्कुल बेसिक है, मैं उनके लिए अभी बात कर रहा हूँ कि ये एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो वीके ओहरी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th की, है ना। वीके ओहरी एक पब्लिकेशन, वीके ओहरी जो है, और इनकी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है। उस बुक को आपको लेना है और उस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है। ये ध्यान रखिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक बुक बाय बुक पढ़ें, है ना। तो क्योंकि पेपर के लिए भी बहुत सारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है ना। तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते कि एच.एल. आहूजा भी आप पूरी पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये मत करिए। और दूसरा एक चीज़ और जो जनरली लोग करते हैं कि आप मार्केट से जाते हैं, अरिहंत की बुक ले ली या उपकार पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर ली कि हाँ भाई पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उससे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और फिर ऑब्जेक्टिव कर लिया। ये तो बिल्कुल मत करिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मोस्टली जो आप उसमें आंसर देखते हैं या जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वो पूरी तरीके से होते हैं गलत, ठीक है। तो अगर आप बुक को प्रिफर करिए पहले जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, और उसके बाद फिर जो सैम्पल पेपर हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको उठानी है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की वीके ओरी की बुक, और इस बुक से आपको क्या क्या कवर करना है वो देखना है। इससे सबसे पहले आपको जो कवर करना है वो करना है नेशनल इनकम। इस बुक से आपको नेशनल इनकम का जो पोर्शन है वो आपको सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। वीके ओरी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 की, उससे आपको क्या कवर करना है, नेशनल इनकम। अब ये मैंने आपसे कहा कि नेशनल इनकम आपको कवर करना है, तो नेशनल इनकम जो आप क्लास 12 की जो बुक पढ़ेंगे उससे आप जितना कवर कर लेंगे वो आपके लिए सफिशियंट है। उसमें बस आपको ये देखना है, न्यूमेरिकल नहीं लगाना है कि न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। आपको इस बुक से जो नेशनल इनकम का चैप्टर है उसमें से सिर्फ आपको ये देखना है कि एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या होती है, ठीक है, कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं,
है ना, कौन सी चीज़ें हमको सब्सट्रैक्ट करनी होती है, बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ से ये देखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमए की बात कर रहा हूँ, वीके ओरी के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए नेशनल इनकम का पोर्शन इस बुक से आपको करना है। दूसरा जो है इस बुक से पोर्शन आपको जो करना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए देखिए, हमको देखना है ये नहीं कि हमको पूरी बुक करनी है, हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जब नेशनल इनकम का छोटा सा पोर्शन जो है जब वो आपका कवर हो जाएगा इस बुक से, सिर्फ एक चैप्टर है, तो वो आप इस बुक से कवर कर लीजिए। और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है एच एल आहूजा की, है ना। एच एल आहूजा बहुत फेमस नाम है, हिंदी में भी आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। एच एल आहूजा एक्चुअली ये जो हैं, इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की हुई है। एच एल आहूजा जिन्होंने बुक लिखी है, ये माइक्रो में भी है, मैक्रो में भी है, तो वो आप प्रिफर करिए। तो वीके ओहरी के बाद अब आपकी जो दूसरी बुक होगी वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच एल आहूजा। इस बुक से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। कौन सा, ये देखिए यहाँ से क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, कीन्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, लिक्विडिटी ट्रैप है, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारे कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल मिलेगा, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन प्रिंसिपल मिलेगा। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यूपी पीजीटी का ये जो सिलेबस दिया है, ठीक है, ये जो आपको यूपी पीजीटी का ये जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, इसमें एक्चुअली में है क्या कि इन्होंने ये जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये दोनों में माइक्रो और मैक्रो मिक्स कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है यूलर्स थ्योरम, है ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यूलर्स थ्योरम, अब आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, एच एल आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही पोर्शन को कवर करने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा में भी दो आती है, एक इंटरमीडिएट आती है, एक एडवांस आती है। आपको एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा की ले लीजिए और उसको पढ़िए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी एच एल आहूजा को कंसीडर करिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये एच एल आहूजा से आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना टॉपिक देखिए, जैसे सपोज करिए अब आपने ये आपके पास एच एल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, तो अब आपने देखा कि नहीं मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो आपने यहाँ से देखा कि मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है यहाँ सिलेबस में, आप गए एच एल आहूजा में, आपने मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन देखा, और जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर इससे पहले पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जो रिलेट कर रहा है और वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। अब ये जो वीके ओरी के लिए जो मैंने आपको नेशनल इनकम के लिए सजेस्ट किया है, उसका एक रीज़न ये भी है कि ये नेशनल इनकम जब आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको ये आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है। अभी इस बुक की ज़रूरत और भी पड़ेगी आगे, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक है, तो ये आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। एच एल आहूजा की जो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें सबसे पहले तो आपको मार्केट कवर कर लेना है, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सबसे पहले आपको मार्केट कवर कर लेना है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखिए अगर आप केवल सोचते रहेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है कैसे होगा, इससे अच्छा तो ये है कि हम केवल एक बुक ले लें उपकार प्रकाशन की या अरिहंत की और उसी को पढ़ लें, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर ये मान के चलिए कि जो सिलेक्शन है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही नील होते हैं। तो बेहतर ये है कि जो आप पढ़ें, अगर आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में आपको एच एल आहूजा पढ़नी है, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप ये मार्केट कवर कर लें उसके बाद में जैसे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, लॉ ऑफ रिटर्न है, रिटर्न टू स्केल है, प्रोडक्शन फंक्शन है, इंडिफरेंस कर्व है, तो ये आप दो गलती मत करिएगा। ये जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी है, जो कंज्यूमर सरप्लस है, या ये जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी का सिलेबस है, इसको क्लास 12 की बुक से मत पढ़िएगा कि इसको आप क्लास 12 की बुक से पढ़ने स्टार्ट कर दें, ये गलती मत करिएगा। इसको आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एच एल आहूजा है उससे पढ़िए और बहुत ही अच्छे से उसको पढ़िए, पेज टू पेज पढ़िए। ये पूरा का पूरा पोर्शन कंज्यूमर बिहेवियर का है,
केवल आपको जो एच.एल. आहूजा में नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर सिलेबस में, वो आपको ये नहीं मिल सकता है। थ्योरी ऑफ जो पॉपुलेशन ट्रांजिशन है, ये आपको एच.एल. आहूजा में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डेमोग्राफी के अंदर आता है ना, डेमोग्राफी जो होता है, तो उसके लिए आपको सबसे बेटर ये रहेगा कि अनअकैडमी पे कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो हैं, उसको आप देख लीजिए, डेमोग्राफी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर आपका ये जो पॉपुलेशन का ये जो है पोर्शन, ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें, ये अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसको उसको आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए वो बेसिक जो है वो कवर हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइक्रो और मैक्रो का पोर्शन हम लोगों ने देखा। अब चलिए आगे बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है। पब्लिक फाइनेंस के लिए भी आपको ये जो मैंने आपको बताया था, वीके ओरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, तो पब्लिक फाइनेंस के लिए ये जो वीके ओरी की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसमें एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। क्या नाम है चैप्टर का? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कौन सी बुक में मिलेगा? वीके ओरी की बुक में मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि क्लास 12 की बुक है। उसमें आपको पढ़ना है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। वो पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे का काम होगा। उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, वहाँ से आपको बेसिक मिल जाएगा, सबसे बेसिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कौन सी चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी, कौन सी चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट बजट के, आपको वहाँ से बेसिक का आइडिया लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे, आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको ये उठानी है एच.एल. भाटिया, ठीक है। उसके बाद आप उठाइए एच.एल. भाटिया, और इसमें से आपको पब्लिक फाइनेंस का ये जो पोर्शन है ये कवर कर लेना है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जैसे ये थ्योरी ऑफ इंसिडेंस, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इंसिडेंस ये जैसे कि, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स के बारे में, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है, इक्विटी ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है, बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। इस तरीके से सारी, डबल टैक्स क्या है, टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, तो ये सारी पोर्शन आपको एच.एल. भाटिया से कवर कर लेना है पब्लिक फाइनेंस के लिए। ज़रूरी नहीं है आप एच.एल. भाटिया ही पढ़िए। देखिए एक बात समझिए, ये सिर्फ बुक के सजेशन है, यानी कि ये मुझे लगता है ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी हो सकता है किसी को एच.एल. भाटिया ने, किसी के पास दूसरी बुक हो। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक भी पढ़ी हुई है जो आपने पहले पढ़ रखी है, तो उसको प्रेफरेंस दीजिएगा। बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई पहले बुक पढ़ रखी है, लेकिन बस ये थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि जैसे अरिहंत या उपकार की मैंने बात करी, कि उन बुक्स को मैं मतलब थोड़ा सा इन बुक्स को के लिए ज़्यादा बेटर मानता हूँ, या इन जैसे जो सिलेबस होते हैं या ये जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कि अगर वो कॉन्सेप्चुअल बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ने के बाद अगर आप वो बुक सैम्पल पेपर वगैरह अगर आप देखें, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, जो पब्लिक डेट है, डेट बर्डन, टैक्स वर्सेस रिडम्पशन ऑफ डेट, ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको एच.एल. भाटिया के अंदर मिल जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इस सिलेबस में क्या है, पब्लिक डेट में देखिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 10th फाइनेंस कमीशन। सिलेबस में क्या दे रखा है? 10th फाइनेंस कमीशन। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर दे रखा है। 10th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, जैसे आप क्या पढ़ेंगे, 10th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, इन्होंने क्या क्या बातें कही। लेकिन लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन है, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। यूट्यूब पे आपको हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे शॉर्ट में कि इन्होंने क्या कहा था। तो 10th फाइनेंस कमीशन चूंकि आपके सिलेबस में इसलिए पढ़ना है, और 14th और 15th फाइनेंस कमीशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये लेटेस्ट है। पढ़ना इन द सेंस कि बेसिक जानकारी तो आपको हो ही, कि क्या कहा गया था, इस फाइनेंस कमीशन ने आखिर क्या कहा, कौन इसके चेयरमैन थे, वगैरह वगैरह। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पोर्शन के लिए। यूनियन बजट ऑफ इंडिया कम से कम 2 साल का,
वो आपको पता होना चाहिए। यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2 साल का ये लेटेस्ट है, बाकी आप जितना पीछे पढ़ लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या और बुक्स आती हैं उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ दी होती हैं, आप वहाँ से देख लेते हैं। लेकिन लेटेस्ट तो आपको पता हो, जैसे 2019-20 का बजट पता हो, 2000 जो करंट का है ये बजट पता हो। तो इसमें भी बजट नहीं कि आप गूगल पे जा रहे हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया और 2019-20 डाल रहे हैं और पूरा फिर आप निकाल के पूरा पढ़ने बैठ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, ऐसे आप कवर भी नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप जाइए यूट्यूब पे या गूगल पे। हाँ, एक चीज़ और है, इस बजट को कवर करने का एक और सबसे अच्छा तरीका, हाइलाइट्स आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइलाइट्स निकालती है बजट की, जो मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स पे छूट दिया, कौन सी स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से जब आप थोड़ा सा बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते, तो आप थोड़ा सा इसको ज़रूर देख लीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे भी कम से कम 2 साल का, अब देखिए पूछने के लिए तो वो 3 साल का पूछें, 4 साल का पूछें या 5 साल का पूछें, वो तो हम गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमारी प्रिपरेशन ज़रूर अच्छी रहे कि जो बजट है वो 2 साल का और इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए भी वापस मैं आपको ले चलूँगा कहाँ पर, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए वापस से आपको फिर वही बुक पढ़नी है, वीके ओरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्लास 12 की बुक है। ठीक है, वीके ओरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की बुक है, ये आपको वापस से पढ़नी है। किसके लिए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए। और वीके ओरी में जो चैप्टर मिलेगा आपको, वो मिलेगा मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग के 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। वो दोनों चैप्टर बेसिक के लिए बता रहा हूँ, जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा है, उन्हें वीके ओरी की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की आपको वीके ओरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बेसिक में अच्छे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है, तो आपको वीके ओरी की ये जो मैं बुक बता रहा हूँ इसको पूरी तरह से आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन कहाँ पर है, आपकी नॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको वीके ओरी पढ़नी पड़ेगी मनी एंड बैंकिंग मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, क्लास 12 की जो बुक है। एनसीईआरटी अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी चाहिए 11th या 12th की। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है ना, एनसीईआरटी आप अगर पढ़ने बैठेंगे इकोनॉमिक्स के लिए तो उसमें इतना आपका टाइम चला जाएगा, और इस समय टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। कम टाइम में कैसे आपका सिलेबस ख़त्म हो और कैसे आपका रिवीजन हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो सब कुछ आप पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, एनसीईआरटी से तो बेटर कुछ भी नहीं है, बट एनसीईआरटी टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो जब आप ये पढ़ लेंगे वीके हो रही, उसके बाद देखिए एक तो एम एल झिंगन बुक आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की, आप सभी जानते हैं, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बुक आती है। लेकिन अगर आपको बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो एम एल झिंगन पढ़िए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने पढ़ रखा है, तो उस फिर आप कौन सी पढ़ लीजिए, एस बी गुप्ता, सूरज बी गुप्ता की बुक आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की, ये पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, तो झिंगन उनके लिए है जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, एस बी गुप्ता उनके लिए जिनका बेसिक अच्छा है। और इसके बाद आरबीआई की रिपोर्ट्स ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, जो क्वार्टरली इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, या जो उस पर रिपोर्ट्स आती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, उनको ज़रूर देख लीजिए। जब भी मैं कह रहा हूँ कोई रिपोर्ट देखने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि शॉर्ट में देख लीजिए, कि कम से कम आपको ये पता हो कि रेपो रेट कितना है, कोरोना के टाइम में कितना गवर्नमेंट ने आरबीआई ने कौन सी पॉलिसी दी थी, ठीक है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और बाकी का जो पोर्शन है वो आपका बुक से कवर हो जाएगा। जैसे ये फिलिप्स कर्व है, फिलिप्स कर्व आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बुक से मिल कवर हो जाएंगी, वीके ओरी में भी मिल जाएगा और एसबी गुप्ता में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फिर अब हम स्टार्ट जो कर, आप देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, कीन्स और कैम्ब्रिज की इक्वेशन है, ये आपको बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
क्रेडिट कंट्रोल देख देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वहाँ से आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। डिवैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। नाबार्ड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और नाबार्ड मैं आपको प्रेफर भी नहीं करता कि आप बुक से पढ़िए, नाबार्ड आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके का जो नेशनल इंडस्ट्रियल फंड है ये आप ऑनलाइन देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए या गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। तो यहाँ से ये आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है और फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअल में ये दोनों ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यहाँ पर दो बुक रिकमेंड की है। पहली बुक है डीएन द्विवेदी की बुक। डीएन द्विवेदी की बुक उनके लिए है जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, ठीक है, या जो अभी बेसिक प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए डीएन द्विवेदी की बुक है। और ये जो डॉनमिक सॉल्वाटोर है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बहुत ही फेमस बुक है, ये इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में नहीं मिलेगी। डॉनमिक सॉल्वाटोर ये उनके लिए जिनका यूजी पीजी बहुत अच्छा हो, जो मतलब कि जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो, वो रिवीजन चाह रहे हो थोड़ा सा, वो ऑलरेडी जानते होंगे इस बुक को क्योंकि बहुत ही फेमस बुक है डॉनमिक सॉल्वाटोर। तो फिर आप वहाँ से ये डॉनमिक सॉल्वाटोर देख सकते हैं। और जिनका बहुत अच्छा नहीं है डॉनमिक सॉल्वाटोर वो डीएन द्विवेदी देख लीजिए। और इसके पोर्शन के लिए भी, इस पोर्शन के लिए भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वी के ओरी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने क्लास 12 की बताई है उसमें एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। क्योंकि वी के ओरी देखिए वो क्लास 12 की बुक है, तो उसको उसका कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी बुक नहीं पढ़नी है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को आप डीएन द्विवेदी और डॉनमिक सॉल्वाटोर से कवर कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लाए करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं कॉन्सेप्ट्स में तो डॉनमिक सॉल्वाटोर पढ़ लीजिए, अगर आप बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डीएन द्विवेदी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इसमें आपको एडम स्मिथ है, रिकॉर्डो है, मिल है। अब इसमें अगर आप देखें इस सिलेबस में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हेक्सचर ऑलिन थ्योरम और लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है। हेक्सचर ऑलिन के बाद में ही लियोन्टिफ ने दिया था, और इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने हेक्सचर ऑलिन की जो थ्योरी है उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था, है ना। तो जब आप इसको कर लेंगे उसके बाद देखिए एडम स्मिथ है ना, मार्शल है, रिकॉर्डो है ना, ये आपको पूरा पोर्शन कवर करेंगे तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपकी जा करके कवर हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें देखिए इन्होंने क्या दिया, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए जितनी भी आपकी एजेंसी हैं, आईएमएफ, आईबी, आरडी, इंडियन डेवलपमेंट एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कवर कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई बुक की ज़रूरत ना, आपको अपनी बुक में अच्छे से मिलेगा। और हाँ, ये जो पोर्शन है ये आप किसी उपकार या अरिहंत से तो बिल्कुल मत कवर करिएगा, उससे बेटर है आप गूगल पे या यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू पे देख लीजिए, अनअकैडमी पे देख लीजिए, वहाँ से आप कवर कर लीजिए यूनिट बाय यूनिट। जैसे आईएमएफ आपने एक बार कवर कर लिया, फिर आपने आईबीआरडी कवर कर लिया, फिर आपने आईडीए कवर कर लिया, फिर आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक कवर कर लिया, इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी की। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो होता है इंडियन इकोनॉमी का, और क्योंकि इसके अंदर देखिए इंडियन इकोनॉमी ना, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना है, इसको कवर करने के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसमें अगर आप मॉडल देखिए तो एक ही मॉडल है और वो है हरार डोमर मॉडल, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बात की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे सही बुक एम एल झिंगन है, इसको आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। एम एल झिंगन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। तो उसके ये बुक आप जब आप पढ़ लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे कहा गया है न्यू कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, देखिए यहाँ पर कहा गया ना न्यू कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम, इसीलिए मैंने कहा कि जो नेशनल इनकम का पोर्शन है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ही कह दिया था कि आप वीके ओरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको कवर हो जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए आप एम एल झिंगन पढ़ लीजिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी की एक बुक आती है,
इसके अंदर आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा और पूरा आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन कवर हो जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कैसे कवर करना है। ये जो अर्थापीडिया देख रहे हैं आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इतना हेल्पफुल है ये आप के लिए इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक के लिए कि जब आप इसको खोलेंगे वेबसाइट पे तो आपको खुद पता चलेगा। अर्थापीडिया एक्चुअली में है क्या? अर्थापीडिया जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, ये उनके द्वारा ये चलाया जाता है, एक ब्लॉग है अर्थापीडिया। तो उस पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे डिटेल में, और इतना डिटेल में मिलेगा, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनका पूरा आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी अच्छी तरीके से जो उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और सोर्स देखिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सोर्स होता है कि आप जैसे यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे, गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में सही क्या है, सोर्स सही है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अर्थापीडिया में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर सपोज करिए लिखा हुआ है अन्नपूर्णा योजना, है ना, ये सिलेबस में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा योजना। अब आपको अर्थापीडिया सीधे खोलना है, वहाँ पर इंडेक्स बना हुआ है, ए से जेड तक पूरा इंडेक्स बना हुआ है टॉपिक वाइज। तो अब आप ए वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पर देखिएगा कहीं पर अन्नपूर्णा योजना होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा अन्नपूर्णा योजना की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है एसएसआई, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आप सीधे जाइए अर्थापीडिया ओपन करिए, स्मॉल स्केल एस से चले जाइए, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में जो भी होगा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो देख लीजिए। वो आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पॉवर्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो पॉवर्टी और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए फिर मैं एक बार आपको अन अकेडमी पर वीडियो है वो ज़रूर सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा आप अर्थापीडिया की हेल्प ले सकते हैं। अर्थापीडिया में आप जाएंगे, जैसे पॉवर्टी आपको पढ़ना है तो आप पी पर आ गए, तो पी से क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। आपने पॉवर्टी पे क्लिक किया, आपको पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत मत पढ़िएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते इसको सबसे लास्ट में पढ़िएगा, या आप इसको डेली बेसिस पर पढ़िए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पूरा सिलेबस है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का, ये एक्चुअल में क्लास 12 तक की ही स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसके सबसे इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक है कि आप क्लास 12 की कोई भी स्टैट्स की बुक ले लीजिए, या अगर आपके पास क्लास 12 की नहीं है, कोई ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पड़ी हुई है, तो आप उस बुक को ले लीजिए। और अगर कोई बुक नहीं है तो आप बेटर है कि एक क्लास 12 की बुक परचेज़ कर लीजिए, या ऑनलाइन यूट्यूब से आप देख सकते के पढ़ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन एंड मोड है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन है और कोरिलेशन है। कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन है, स्पेयरमैन कोरिलेशन है, वो भी देखिए। और इसमें स्टैट्स में देखिए कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं, जैसे रिग्रेशन है, कर्टाइल डेविएशन है, तो वो भी आप एटलीस्ट उसका फॉर्मूला ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि न्यूमेरिकल में उनकी नीड पड़ती है। मान लीजिए हो सकता है उन्होंने कोई न्यूमेरिकल दे दिया एग्ज़ाम में, तो वो आप कवर नहीं कर पाएंगे अगर आपने उस चीज़ को पढ़ नहीं रखा है। तो इसलिए बेटर है कि आप एलिमेंट्री जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्लास 12 की बुक से पढ़ लें बेसिक के लिए, और अगर ग्रेजुएशन की बुक आपके पास कोई पड़ी है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस है और आपका बुक लिस्ट है, जो मुझे लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें मैंने कोई बहुत एडवांस या स्टैंडर्ड बुक नहीं बताई है, उसका रीज़न ये है कि हमें केवल पेपर क्रैक करना है ना। हमें सिलेक्शन चाहिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, हम उसमें रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, या हम उसमें कोई हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो बुक पढ़िए, और जो सफिशिएंट मटेरियल है उतना ही पढ़िए, रिवीजन पे ज़रूर फोकस करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन भी है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा सजेशन है तो वो प्लीज़ मुझे बताइए। इस वीडियो में भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप उसमें मैं भूल गया हूँ ऐड करना, या कुछ और होना चाहिए था, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो यूपी पीजीटी में। थैंक यू वेरी मच।